नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बढ़ते अपराधों को लेकर सीएम धामी सख्त बोले, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था से समझौता स्वीकार नहीं। पुलिस अफसरों को निर्देश, बदमाशों पर सख्त कार्रवाई हो, तत्काल मुकदमे करें दर्ज। विकासनगर में मदनी के ट्रस्ट की जमीन पर संकट, प्रशासन ने शुरू की नाप खोज। शिक्षण संस्थान नहीं बना तो सरकार जब्त करेगी 20 एकड़ भूमि। देहरादून में अर्जुन हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़, पुलिस ने शूटर और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल। गंगनहर में डूबा आईआईटी रुड़की का छात्र, पुलिस प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। उत्तराखंड के 9 शहर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंडे। गंगोत्री में पारा -21 डिग्री, मुनस्यारी में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। 16 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए और इसके लिए परिणाम जमीन पर दिखने चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सरकार अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रदेश की शांति, सुरक्षा और सुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। ये लगभग 125 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परियोजना के पूरा होने से चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ पर बिल्कुल ले जाने वाली परियोजना है और इससे इस योजना के पूरा होने से जहाँ उत्तराखंड के हमारे चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बहुत सुविधा होने वाली है। उसके साथ साथ पर्यटकों को भी और साथ में स्थानीय लोगों को भी एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और स्थानीय पर्यटन भी लगातार समृद्ध होगा। चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने पोखरे स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय और खंड विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने गहनता से सभी अनुभागों का निरीक्षण किया और इस दौरान उप जिलाधिकारी कार्यालय और न्यायालय की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, जिस पर जिलाधिकारी ने संतुष्टि व्यक्त की। वहीं खंड विकास कार्यालय पोखरी के निरीक्षण के दौरान संबंधित अनुभागों के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने पटलों से संबंधित कार्यों की संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और खंड विकास अधिकारी को फटकार लगाई और कार्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारात्मक तरीके से शासकीय कार्यों को संपादित करने के सख्त निर्देश दिए। देखिए, आज यहाँ पोखरी में सरकार जन जन के द्वार, जन जन की सरकार के कार्यक्रम के उपरांत तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, जिसमें
आवासीय अनावासीय भवनों की स्थिति, न्यायालयों की स्थिति, पुराने निरीक्षणों के अनुपालन आख्या, साथ ही जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं खासकर विकास खंड में उनकी प्रगति और उनकी क्या मॉनिटरिंग की जा रही है उसकी समीक्षा की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में वैवाहिक विवाद से जुड़े आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी अरविंद सेमवाल ने याचिका दायर कर कहा था कि आवेदन और प्रतिवादी का विवाह 28 सितंबर 2009 को हुआ था, जिससे एक संतान का जन्म हुआ। बाद में आपसी मतभेद और कलह के कारण दोनों अलग रहने लगे। वर्ष 2016 में प्रतिवादी ने आवेदक के खिलाफ धारा 498, 323 आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। आवेदक की ओर से कहा गया कि असत्य और अतिरंजित थी। कार्रवाई के दौरान आवेदक ने तलाक की याचिका भी दायर की और जिसमें 2018 में न्यायालय ने स्वीकार उसे कर लिया था। और आपको बता दें कि विवाह विच्छेद के बाद प्रतिवादी ने पूर्ण विवाह जो है कर लिया था और कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि ये मामला वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ था जो अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आवश्यकों के लिए अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बनेगा और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अल्मोड़ा के सियालदे में अतिथि गृह निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी है। ब्लॉक प्रमुख मथुरा दत्त डुंगरियाल ने कहा कि क्षेत्र में अतिथि गृह बनाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सल्ट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अतिथि गृह निर्माण के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने की मांग की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि वर्तमान में विकासखंड मुख्यालय पर बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अधिकारी, कर्मचारी और प्रशिक्षणार्थियों को होटल में ठहरना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा और अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ता है। हमारे ब्लॉक को भी अच्छे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से हम व्यवस्था कर रहे हैं। और आगे भी मैंने सोचा है कि मुख्यमंत्री जी से हम यहाँ पे एक अतिथि गृह के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की मांग करने के लिए हम जाने वाले हैं। कुछ दिनों बाद हम अभी एस्टीमेट बना रहे हैं। एस्टीमेट बनाने के बाद हमारा एस्टीमेट आ जाएगा, फिर हम मुख्यमंत्री को देंगे कि हमारा एक अतिथि गृह के लिए हमें कम से कम 1 करोड़ रुपये चाहिए, जो कि हमारे अतिथि आते हैं बाहर से, उनको होटलों में ठहराने की व्यवस्था की जाती है। हम ये सोचेंगे कि हम अपने ब्लॉक में इनको ठहराएं और ब्लॉक की ये जो नेचुरल चीजें हैं हमारे घर की, वो चीजें बना के उनको खिलाएं। जो यहाँ पे अभी हमारे प्रमुख जी ने बोला है कि अतिथि गृह के लिए बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे दूर दराज के गांव के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ ट्रेनिंगें भी होती हैं और उन्हें रात रुकना पड़ता है। कई बार उनका काम भी नहीं हो पाता, तो इस वजह से उनको होटलों में रुकना पड़ता है। कई बार महिलाओं की ट्रेनिंग भी होती है, कहीं से अगर किसी विषय पे हमारी समूह की महिलाएं यहाँ आती हैं काम के लिए, तो उन्हें भी होटलों में रुकना पड़ता है। तो अगर यहाँ अतिथि गृह होगा तो सुविधा हो जाएगी, वो यहीं रुकेंगे और उसके लिए ये बहुत अच्छा सुझाव है। जो हमारे प्रमुख जी और माननीय विधायक जी इसके लिए मुख्यमंत्री से जो मांग कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि लोग यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पर लोगों का कभी नेट न चलने से कुछ काम पूरे एक दिन में नहीं हो पाते हैं, तो अगर उनको रुकना यहाँ पर रुकना पड़ता है तो वो दूसरी ये इधर उधर अपने पैसा व्यय करके होटलों में जाते हैं, जिससे कि उनका इतना आमदनी नहीं है कि जो उस होटल में रहकर अपना खर्च कर वहन कर सकें। और इसलिए ये क्षेत्र की जो भी मांग जो है उचित है, इसको होना भी चाहिए। राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में प्रक्रियागत समस्याओं को लेकर रामनगर में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने जमीन के दाखिल खारिज मामलों में विलंब, समान मामलों में विभिन्न निर्णय और बार बार तारीख मिलने जैसी दिक्कतों को लेकर 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अधिवक्ताओं ने ये चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शन के बाद भी तीनों बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधि मंडल को ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिला और समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आगामी 23 फरवरी को प्रदेश की अन्य बार एसोसिएशनों को भी शामिल कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
राजस्व न्यायालयों में, राजस्व विभागों में बहुत सारी अनियमितताएं हैं और यहाँ पर शॉर्टकट रास्ते अपनाए जाते हैं, कुछ प्रभावशाली लोगों के काम होते हैं और एडवोकेट को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। वादों में उपस्थिति नहीं होती है या क्या बोलते हैं उनको, न्यायिक अधिकारी अगर नहीं बैठ रहे हैं तो 2-3 घंटे तक तारीखें देने के लिए उनको बैठाला जाता है। इतना समय हमारे अधिवक्ता पे नहीं है और बहुत सारी हमारी मांगे हैं इसमें। लोहाघाट की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाली विकास संघर्ष समिति ने लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर 17 फरवरी से गांधी चौक लोहाघाट में 3 दिवसीय सांकेतिक धरना देने का फैसला किया है। बुधवार को लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लोहाघाट महाविद्यालय में लॉ कॉलेज निर्माण की घोषणा की थी, जो वर्षों बाद भी सिर्फ एक घोषणा ही बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट और उसके आसपास के छात्र छात्राएं लॉ करने के लिए अल्मोड़ा, रुद्रपुर, देहरादून और अन्य विद्यालयों की ओर दौड़ लगाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में विजय बहुगुणा जी ने रामला ग्राउंड से और साथ साथ में कॉलेज में भी लॉ कॉलेज की मांग हमें घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि हम लोहाघाट को लॉ कॉलेज की सौगात देंगे। लेकिन आज 13-14 साल हो गए हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को देखते हुए हमने पिछले 2-3 महीने पहले भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी कि इस पर कार्रवाई हो। क्योंकि देखो, जैसे कि हमने आपको पता ही है, जैसे सरयू की बात थी तो हम लोग वहाँ पर धरने में बैठे, लगातार धरने में बैठे, 7-8 दिन धरने बैठे, तब जाके शासन प्रशासन के कान खुले और तब आज सरयू पे काम हुआ है। ऐसा ही हमारा मानना है कि अब जनता को सड़क में आना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके जो लॉ कॉलेज की मांग है वो पूरी होगी। लगता है कि सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है और उन्हें लगता है कि घोषणा करने से उनका काम पूरा हो गया, बट हमने देखा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने मांगी है उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और हम आगे जाके भी हम लोहाघाट संघर्ष समिति के माध्यम से हम जो भी मुद्दे हैं लोहाघाट के लिए जो ज़रूरत है हम उनको उठाते रहेंगे। जैसे कि विपिन ने भी मेंशन किया है, जो सरयू योजना थी उसको हमने इतने ज़ोर शोर से उठाया जिसके बाद सरकार की नींद खुली और हम चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को भी उठाएं ताकि सरकार इस पर भी काम करे और लोहाघाट को एक लॉ कॉलेज जल्दी से जल्दी मिले। महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हमारा जो ज़िला है और पिथौरागढ़ जिले में भी लॉ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा यहाँ के कर चुके हैं, लेकिन आज 13 साल बाद भी वो कार्य रूप में परिणित होना तो छोड़िए, धरातल पे ईद भी नहीं रखी गई है, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोहाघाट विकास संघर्ष समिति जिन मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती आई है, सरयू लिफ्ट योजना भी बहुत पुरानी मांग थी जिसको संघर्ष समिति ने उठाया और आज कहीं ना कहीं वो कार्य रूप में परिणित होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे विश्वास है कि नगर की जनता का सहयोग लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति इस आंदोलन को भी अपने पूर्ण रूप में लाएगी, ये पूरा विश्वास है। तो चले वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो विकास नगर के धौलास क्षेत्र में शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन को लेकर अनियमित बिक्री और डेमोग्राफी चेंज के आरोपों ने हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर संयुक्त टीम भेजी और भूमि की पैमाइश के साथ जांच शुरू कर दी। ये जमीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी, तो उसी के संबंध में ये जांच पड़ताल है कि जो ट्रस्ट को जिन शर्तों और जिन उद्देश्यों के लिए ज़मीन दी गई थी
क्या उनकी जो है उनका पालन किया गया और ग्राउंड पे उसका स्टेटस क्या है। तो उसी आधार पे हमारी पूरी तहसील की टीम है, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमारे सभी लोग हैं, पुलिस है, कि इसकी पैमाइश कर रही है कि वास्तव में जो ज़मीन थी ग्राउंड पे कितनी है और उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे जमींदारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे प्लॉट खरीदा था तो पहले मैं एसडीएम ऑफिस में गया विकास नगर। मैंने एसडीएम से साहब से पूछा भी ऐसे ऐसे मैं ये प्लॉट खरीदना चाह रहा हूँ, तो इसका जो है टाइटल क्लियर है लैंड का। उन्होंने मुझे तहसीलदार साहब के पास भेजा अपने पियोन के साथ। मैं तहसीलदार साहब से मिला, उन्होंने मेरे को बताया कि टाइटल बिल्कुल क्लियर है, टाइटल इस प्रकार है। मैंने उनसे पूरी हिस्ट्री पूछी उनकी कि पहले ये किसी ट्रस्ट की ज़मीन थी जहाँ कोई वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, अपना मोहम्मदन का मुस्लिम इंस्टीट्यूट बनाना, बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, जैसे हमारा देवबंद टाइप है। अगर इस तरह का बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ बनेगा तो काफ़ी एक्टिविटी होगी जो कि सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको परमिशन नहीं मिली। उन्होंने ये ज़मीन जो खरीदी थी वो गवर्नमेंट से नहीं खरीदी बल्कि फार्मर से खरीदी, किसानों से खरीदी थी। लीगल प्लॉटिंग बोल रहे हैं कि ये जो है शिक्षण संस्थान की जमीन थी और इस पे इलीगल जो है प्लॉटिंग की गई है, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे ये कृषि, उसके बाद उन्होंने कृषि के लिए डेवलप कर दी थी कि प्लॉटिंग नहीं हो सकती है, ये बोला जा रहा है। और हम लोगों के प्लॉट है यहाँ पे छोटे छोटे, तो अभी बोल रहे हैं कि वो राज्य सरकार में नियत हो जाएगी कि इलीगल प्लॉटिंग हुई है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। देहरादून में हुए हत्याकांड के बाद पुलिस ने शूटर और उसके सहयोगी को अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। हत्याकांड के बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए शहर से लेकर देहात तक नाकेबंदी और साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तड़के सुबह रायपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर जंगल में चेकिंग के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान लालत पप्पर पुलिस चौकी पर चेकिंग के समय एक स्कूटी सवार बदमाश पुलिस के रोकने पर नहीं रुका। वह वापस मुड़कर एक खंडर फैक्ट्री में घुस गया और पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसी मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और इस बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए, जिस तरह का आज एक सनसनीखेज वारदात हुई थी और जिसमें मर्डर हुआ था, इसमें प्रातः से ही 11 बजे के बाद से सभी टीमें लगी हुई थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमें कुछ संदिग्ध हुलिये मिले थे और उस हुलिये के आधार पर हमारी टीमें लगातार चेकिंग में थी। और अभी जिस तरह से अभी एक इनकाउंटर हुआ वहाँ पर लाडपुर क्षेत्र में और इसमें गोली लगी जो अभियुक्त है, इसके बाद अभी पूछताछ हुई, इससे पता चला इसका नाम राजू राणा था। और इसके अलावा इसके द्वारा अभी जो पूछताछ में बताया गया कि ये इसका दूसरा मर्डर है और पहला मर्डर इसने जो है 1997 में भी किया था और ये मूल रूप से यमकेश्वर ब्लॉक का रहने वाला है, पौड़ी का। हल्द्वानी में शहर में लगातार हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने चैन स्नैचिंग की वारदात हल्द्वानी में शहर में लगातार हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी।
पुलिस ने चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी फिरोज गांधी को गिरफ्तार किया है और उसका एक अन्य साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में 5 और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 5 मुकदमे दर्ज हैं। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त है। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से। पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत करे हैं। एसओ सुशील कुमार, सीओ अमित और एसपी हल्द्वानी मनोज और समस्त टीम कुल मिला के टेक्निकल, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से ये घटना का वारदात का अनावरण हुआ। नगर निगम गंगनहर पुल के पास आईआईटी रुड़की का एक छात्र पैर फिसलने से गंगनहर के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार छात्र आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ सोलानी पार्क घूमने आया था। बताया जा रहा है कि जो नगर निगम गंगनहर है उसके पुल के पास अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वे अनियंत्रित होकर गंगनहर में जा गिरा और तेज बहाव में बह गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से नहर किनारे सावधानी बरतने की अपील की है। कितने साल का था? 29 का। यहाँ पे क्या कर रहे थे आईआईटी में? तो टहलने आया था। अच्छा, तो फिर वो पैर फिसला है, क्या हुआ? हाँ, वो उठ के हमारी तरफ आ रहा था, लास्ट तक पे था, तो पैर फिसला और गिर गया। अच्छा, एक महिला आरोप लगा रही है कि आप लोगों के बीच कुछ हाथापाई हुई। बहुत अच्छे दोस्त है, हम हमेशा साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी दोस्त है हमारा, बहुत प्यारा दोस्त है। क्या नाम था लड़के का? आशीष शुक्ला। कहाँ से था ये लड़का? वो बनारस के आसपास से। बनारस से। अच्छा, बता रहे हैं कि कोई लड़कियां भी थी साथ में, कुछ विवाद हुआ? चंपावत जिले की पहली शिक्षण संस्था राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में 79वीं वर्षों में पहली बार पुरातन छात्र पुनर्मिलन समारोह आयोजित हुआ। वर्षों बाद मिले पूर्व छात्र भावुक पलों के बीच अपने छात्र जीवन की यादों में खो गए। उन्होंने ज्ञानदीप के समक्ष नमन कर विद्यालय की माटी का तिलक लगाया और संस्थापक पंडित बेनीराम पुनेठा सहित भूमि दान दाताओं को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। देश विदेश से जुड़े पूर्व छात्रों ने विद्यालय के योगदान को सराहा। कैलिफोर्निया से दीप प्रकाश जोशी और संयोजक श्याम चौबे ने छात्रवृत्ति की घोषणा कर समारोह को गौरवपूर्ण बना दिया। उसके नाते, संयोजक होने के नाते हमने भी सोचा कि इस कार्यक्रम को एक बृहद रूप में अपने सभी जो हमारे दूर दराज में भी हमारे अभिभावक लोग हैं, हमारे पूर्व छात्र हैं, उन पुरातन छात्रों के साथ जो यहाँ उपस्थित हैं उनका एक नाता जोड़ा जाए सर, उनके संबंध फिर स्थापित किए जाएं और इस विद्यालय के प्रति उनका जो सम्मान, उनका जो प्रेम है वो यहाँ पर रहे। हम चाहेंगे कि इस मीट के माध्यम से, जो एल्यूमिनी मीट के नाम से यहाँ पर है, उस मीट में हमारे बच्चों के साथ भी उनकी उपलब्धियों को साझा करने के साथ इस विद्यालय के विकास के लिए भी उनका योगदान लिया जा सके। जिला मुख्यालय गोपेश्वर से सटे देवर खड़ोड़ा गांव में सामाजिक कार्यों में शराब पीने और पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस संबंध में गांव में एक विशेष सामाजिक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शादी, बारात, मुंडन संस्कार सहित किसी भी शुभ अवसर पर शराब का उपयोग नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ेगा तो पंचायत द्वारा कठोर दंड दिया जाएगा। और इस दौरान महिलाओं ने जागरूकता रैली भी निकाली। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का फैसला पहली बार देखने को मिल रहा है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।